कोरोना संसर्ग झाल्यानंतर रुग्ण घाबरून जातो. त्याला आपण कधी एकदा चाचण्या करतो आणि आपल्यावर उपचार सुरू होतात, कधी आपल्याला बेड मिळतो याची त्याला घाई होते. वैद्यकीय सल्ला घेण्याअगोदर रुग्ण MRI CT स्कॅन करून आपल्या फुफ्फुसावर झालेल्या कोरोना इन्फेक्शनचा HRCT स्कोअर जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतात. ही चाचणी करणं मानवी शरीराला घातक असल्याचा धक्कादायक खुलासा दिल्लीच्या एम्स हॉस्पिटलचे प्रमुख वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर चौधरी यांनी केला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेल्या अधिकृत पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी याविषयी अधिक माहिती दिली आहे. यामुळे रुग्णाला कॅन्सर होऊ शकतो, तसेच कोरोनाबाबत चुकीचे निदान होऊन चुकीचे उपचार होण्याचा धोका देखील संभवतो. यामुळे अहमदनगर महानगरपालिकेच्या वतीनं आपणास आवाहन करण्यात आलंय की जरी आपल्याला कोरोनाची लक्षणं दिसून आली तरी अधिकृत वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय आपण HRCT स्कॅन करण्यासाठी नंबर लावायची कृपया घाई करू नका. योग्य तो सल्ला घ्या, योग्य मार्गदर्शन घ्या, त्याशिवाय कुठल्याही प्रकारची वैद्यकीय प्रक्रिया सुरू करू नका. काळजी घ्या, घरात बसा, सुरक्षित राहा. आपली स्वतःची, कुटुंबाची आणि समाजाची काळजी घ्या. क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 3-4 चीजें कहना चाहूंगा. सबसे पहले मैं उस बात पे टच करना चाहूंगा जो हम कहते हैं CT स्कैन और बायोमार्कर्स, क्योंकि उसका बहुत मिसयूज हो रहा है और वो नुकसानदेह भी हो सकते हैं. तो अगर हम देखें तो CT स्कैन आजकल बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम CT करा लें. सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि शुरू में CT कराने का कोई फ़ायदा नहीं है. माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो CT से कोई फ़ायदा नहीं है. CT में कुछ पैचेस आएंगे. कई स्टडीज़ हुई हैं. एक स्टडी हुई जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में CT देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके CT में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के ख़त्म हो जाते हैं. तो इसलिए CT कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है. दूसरा, इसका नुकसान समझने की ज़रूरत है. अगर हम एक CT कराते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 चेस्ट एक्सरेज. आपने एक CT कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के. और ये भी डेटा है, IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं, कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में CT कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस. तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है. इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज़ है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज़ CT ना कराएं. CT तभी कराने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको मॉडरेट इलनेस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं. और अगर डाउट हो तो पहले चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, उसके बाद ही CT स्कैन कराएं. दूसरा है बायोमार्कर्स. बायोमार्कर्स का मतलब कि आजकल लोग कोविड पॉजिटिव हुआ तो ब्लड टेस्ट कई करा लेते हैं. अपना CRP देख लेते हैं, ब्लड CBC देख लेते हैं, D डाइमर देख लेते हैं, LDH देख लेते हैं, फेरेटिन देख लेते हैं. फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको माइल्ड इलनेस है, होम आइसोलेशन पे हैं, अगर आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई और लक्षण नहीं है, बुखार भी ज़्यादा नहीं है, तो इन सारे बायोमार्कर्स का करने का कोई फ़ायदा नहीं है. इससे पैनिक रिएक्शन ही ज़्यादा होगा. ये सारे बायोमार्कर्स एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, मतलब अगर आपके बॉडी में कभी भी इन्फ्लेमेशन होगी तो ये बढ़ेंगे. अगर आपको फिंसी हुई, कोई जख्म हुआ, दांत में इन्फेक्शन हुआ, तो भी ये सब बायोमार्कर्स बढ़ेंगे, क्योंकि एक बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है. तो इससे ये नहीं पता चलता कि आपकी बीमारी जो है वो बढ़ गई है. लोग ये घबरा जाते हैं कि मेरा CRP बढ़ गया इसलिए अब मुझे स्टीरॉयड शुरू कर लेना चाहिए, और उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है. तो इसलिए मैं यही फिर से कहना चाहूँगा कि चाहे वो बायोमार्कर्स हों, चाहे CT स्कैन हो, माइल्ड केसेस में उसकी कोई इंडिकेशन नहीं है. और अगर आपको ये कराना है तो डॉक्टर की सलाह से, जब आपको मॉडरेट इलनेस हो तभी कराएं. और ये समझें कि इसका नुकसान भी हो सकता है और अननेसेसरी बायोमार्कर्स की रिलायंस के कारण ओवर ट्रीटमेंट हो सकता है, जिससे नुकसान हो सकता है. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि बायोमार्कर्स कैन बी मोर हार्मफुल. CT स्कैन तभी करना चाहिए अगर उसकी इंडिकेशन हो. कुछ लोग ऐसे हैं जो हर 3 दिन बाद CT करा रहे हैं, और मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि इससे नुकसान ज़्यादा है. आप अपनी बॉडी को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं जो बाद में नुकसानदेही हो सकता है.
दूसरी चीज है कि हम एम्स, आईसीएमआर, कोविड नेशनल टास्क फोर्स और जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की है, उन्होंने क्लिनिकल गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड जारी की है रिसेंटली, बेस्ड ऑन सारा जो पिछले साल का डेटा एक्यूमुलेट हुआ है, रिसर्च हुई है उस पे कि कौन सी दवाई कब यूजफुल है और कौन सी दवाई नहीं लेनी थी। उसमें ये क्लियर है कि जो माइल्ड इलनेस लोग हैं ज्यादातर उनको कोई दवाई की जरूरत नहीं है। अगर कुछ दवाई लेना चाहें तो बेस्ड ऑन लिमिटेड डेटा और लिमिटेड जो हम कहते हैं सर्टेनिटी, आइवरमेक्टिन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा दवाई लेने की जरूरत नहीं है। और मैं यही कहूंगा, क्योंकि हम ये देखते हैं अपने हॉस्पिटल में कि कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो अर्ली स्टेज में स्टीरॉइड्स ले लेते हैं, और ये समझना जरूरी है कि जो अर्ली स्टेज में आप स्टीरॉइड्स लोगे तो वायरस की रेप्लिकेशन को और बढ़ावा मिलेगा, और कई दफा जो माइल्ड केसेस हैं उनको सिवियर वायरल निमोनिया हो जाता है, लंग में एकदम वायरस फैल जाता है, क्योंकि बड़े हाई डोज स्टीरॉइड्स उनको डे 1 से मिल जाते हैं। तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहूंगा कि स्टीरॉइड्स मॉडरेट इलनेस के लिए ही है। माइल्ड इलनेस में जब आप होम आइसोलेशन पे हैं, सैचुरेशन आपकी मेंटेन्ड है, अर्ली स्टेज में जो हम कहते हैं कि फर्स्ट 5 डेज में स्टीरॉइड्स का कोई रोल नहीं है, इट कैन एक्चुअली बी अगेन हार्मफुल। घर पे जो लोग रह रहे हैं, होम आइसोलेशन कर रहे हैं, उनको कुछ चीजें आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो अपने डॉक्टर से संपर्क करते रहें। कुछ जो वार्निंग साइंस हैं, जैसे आपकी सैचुरेशन कम हो रही है, 93 या 93 से कम हो रही है, या बेहोशी जैसी हालात हो रही है, सुस्ती ज्यादा हो रही है, या छाती में दर्द बहुत हो रहा है, ऐसे जैसे वार्निंग साइंस हैं, तब एकदम आप डॉक्टर से संपर्क करें, और अगर जरूरत होगी तो फिर एडमिशन के लिए भी आपको सपोर्ट लेना चाहिए। जो लोग हाई रिस्क ग्रुप में हैं और होम आइसोलेशन कर रहे हैं, उनको ज्यादा ध्यान रखने की, जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स में है, या क्रॉनिक लंग प्रॉब्लम है, या लिवर की प्रॉब्लम है, या क्रॉनिक किडनी डिजीज है, इन लोगों को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, और डेफिनेटली रेगुलरली हेल्थ केयर वर्कर्स के टच में रहना चाहिए। कई जगह पे स्टेट गवर्नमेंट हैव मेड फैसिलिटीज कि आप किसी के टच में रह सकते हो, जो होम आइसोलेशन में आपके सुबह शाम आपको मॉनिटर करके आपका टेम्परेचर, आपके सैचुरेशन के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, तो वो करना बहुत जरूरी है। मॉडरेट इलनेस में मेनली 3 टाइप ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो इफेक्टिव है। सबसे पहली जो ट्रीटमेंट है वो ऑक्सीजन थेरेपी है। ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ ड्रग। तो जब आपकी सैचुरेशन कम है तो वन मेन ट्रीटमेंट इज ऑक्सीजन। दूसरा, अब इस स्टेज में जब आपकी सैचुरेशन कम हो रही है, आपको मॉडरेट इलनेस, तब स्टीरॉइड्स का रोल है, एंड देन स्टीरॉइड शुड बी गिवन। तीसरा जो ड्रग है वो है हम जो कहते हैं एंटीकोगुलेंट्स, क्योंकि ये हम जानते हैं कि कोविड-19 जो इन्फेक्शन है, इसमें कुछ चीजें जो हैं वो और वायरल निमोनिया से अलग है कि ये ब्लड में क्लॉटिंग जो है उसको प्रमोट करती है, और उसके कारण जो फेफड़े में खून की नालियां, उसमें भी क्लॉट्स बन जाते हैं, जिसके कारण सैचुरेशन कम हो जाती है। कई दफा क्लॉट्स जो है हार्ट में चले जाते हैं, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है, या ब्रेन में चले जाते हैं, जिससे स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए मॉडरेट केसेस में हम एंटीकोगुलेंट्स भी देते हैं, जिससे खून पतला रहे और उससे क्लॉटिंग ना हो। लेकिन फिर से ये कहूंगा कि अगर हम माइल्ड इलनेस में ये दे दें तो उससे नुकसान भी ज्यादा हो सकता है, स्पेशली अगर मान लो किसी को अल्सर की बीमारी है और उसको ये दवाई तब दे दी जब जरूरत नहीं है, तो उसके पेट से ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए अगेन टाइमिंग ऑफ द ड्रग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दूसरी ट्रीटमेंट है। और जो ये 3 ट्रीटमेंट जो हैं, ऑक्सीजन, स्टीरॉइड्स और एंटीकोगुलेंट्स आर द मेन ट्रीटमेंट। जो और ट्रीटमेंट है जो हम देते हैं एज इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, उसमें रेमडेसिविर आती है, एक ड्रग है टोसिजुलिमैब, और तीसरा है कन्वालेसेंट प्लाज्मा। ये सिर्फ तभी दिए जाते हैं अगर हमें लगे कि पेशेंट ज्यादा डिटेरियोरेट कर रहा है। पर जो हमारे मेन ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी हैं वो वही 3 है, ऑक्सीजन, स्टीरॉइड्स और एंटीकोगुलेंट्स। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर ये 3 चीजें मिल रही हैं पेशेंट को, तो ही इज गेटिंग द राइट ट्रीटमेंट। और जो ट्रीटमेंट है, जैसे रेमडेसिविर है, कन्वालेसेंट प्लाज्मा है जो कहते हैं प्लाज्मा, या फिर टोसिजुलिमैब है, दीज आर ओनली अंडर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, और इसमें कोई स्ट्रॉन्ग इतना डेटा नहीं है। स्टीरॉइड का डेटा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑक्सीजन का डेटा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंटीकोगुलेंट का डेटा है कि ये इन दवाइयों से मोर्टेलिटी या डेथ्स कम हो सकती हैं, औरों का डेटा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है।
तो अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट एंड बिकॉज देयर इज अ नीड कि हम सब लोगों को इस बारे में ट्रेन करें, स्पेशली स्मॉलर सिटीज में, छोटे शहरों में, रूरल इंडिया में। तो उसी को देखते हुए एम्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक क्लिनिकल एक्सीलेंस प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे हम वेबिनार कर रहे हैं। आज भी हम कर रहे हैं, फ्राइडे को भी हमने किया था, जहाँ पे हम रीजनल और स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोर देन 1000 पीपल come on to